सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हमने कर ली थी, ठीक है बच्चे। फर्स्ट यूनिट लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गई थी। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं, ठीक है। सेकेंड इज रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बच्चे, बन जाता है क्योंकि देखो इसकी वैसे वेटेज ज्यादा है। कितनी है? 20, 25, कितनी है? 20 मार्क्स पार्टनरशिप आपकी। 15 to 20 में, है ना बच्चा? तो ये देखो 15 to 20 मार्क्स अगर आना है, मैंने आपको बताया एक जो है यूनिट 1 से बन सकता है ना? एक क्वेश्चन यूनिट 1 से, एक कम से कम इससे बनेगा ही बनेगा, एक कम से कम इस यूनिट से बनेगा ही बनेगा, यूनिट 2 से। ठीक है बच्चे, इधर आ जाओ, देखते हैं। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, हमें पता है इसको हम क्या कहते थे? म्यूचुअल एजेंसी। यस। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टी, ये लाइबिलिटी है हमारी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बन जाता है। भाई लिख लो, लिख लो बेटे, बता दो पेज नंबर क्या बच्चे? 4.23 पे ये मार्क कर लो, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। इसके ऊपर लाइक ये लगा लो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑल टाइम फेवरेट बोल दो, ATF ऑल टाइम फेवरेट है ये एग्जामिनर का, ये बनता ही बनता है एक क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है बच्चे। फिर एडमिशन बाय पार्टनर इजी है, लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर्स कमिंग इन एंड गोइंग आउट, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्ट्स बियॉन्ड, ये देखो ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में ही है, ये वाला एक्ट्स बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी एक्सटेंशन, ठीक है, ये इसी का पार्ट। मैंने आपको बता दिया ना, इसमें से क्वेश्चन बनना ही है, ठीक है ना, ये आता ही आता है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी, डेथ, ये तो बिल्कुल वही है जो आप अभी +2 में करके आए हो ना, वो है बच्चे थ्योरी, उसकी थ्योरी। नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स जस्ट गोइंग टू फिनिश लाइक दिस। अब इसमें जो दो इंपॉर्टेंट बच्चे टॉपिक्स है, एक तो मैंने आपको बता दिया इम्प्लाइड अथॉरिटी वाला, ये वाला। दूसरा बच्चा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। देखो कह रहे हैं कि आप क्या ट्रांसफर कर सकते हो, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सुन लो, वैसे सुन लो, अभी मैं जब आएगा टॉपिक तब तो कराऊंगी। बच्चे ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब होता है कि मैं रिटायर हो गई या फिर हमने किसी न्यू पार्टनर को एडमिट कर दिया, तो शेयर टूट रहा है ना हमारा। ऐसे नहीं होता जेड इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप एंड बी अग्रीज टू ट्रांसफर हिज दिस मच शेयर इन फेवर ऑफ जेड, ऐसा पढ़ते थे हम। तो वहां शेयर ट्रांसफर होता था, एडमिशन होती थी जब, यस, या रिटायर होता था, ठीक है, तब भी अपना अपना शेयर बच्चे वो कैसे दूसरे पार्टनर्स को बांट के जाता था, याद है? ये हम पढ़ते आए हैं। तो ये कह रहे शेयर जो है ट्रांसफर, वो तो सिर्फ कैसे होगा? ओनली बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। यस, 100% अगर लोग मानेंगे पार्टनरशिप में, सिर्फ तभी हमारा क्या हो सकता है, शेयर जो है ट्रांसफर हो सकता है। शेयर समझ गया, ट्रांसफर क्या है? इंटरेस्ट ट्रांसफर इज नॉट शेयर ट्रांसफर, इंटरेस्ट ट्रांसफर इज नॉट शेयर ट्रांसफर। उसमें क्या है, से सपोज मैंने किसी से उधार लिया हो, हम सारे पार्टनरशिप में हैं, मैंने पार्टनरशिप फॉर्म ने नहीं, वृत्ति ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी थर्ड पार्टी से बच्चे उधार लिया। यस, समझ आ रहा है? अब क्या हुआ, मैं वो उधार चुकाना चाहती हूँ। अब मेरे पास जो ओनली सोल बिजनेस जो है वो ये है, मैं क्या करती हूँ, मैं उसको देखो एडमिट तो कर नहीं सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कैन आई एडमिट हिम? तो बच्चे मैं शेयर तो ट्रांसफर कर नहीं पा रही, मैं क्या कर रही हूँ, अपना इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप फॉर्म। इंटरेस्ट मतलब मेरा क्या इंटरेस्ट है पार्टनरशिप फॉर्म में? प्रॉफिट्स, any sort of remuneration or commission that I'm receiving, any interest on capital that I'm receiving, yes, जो भी मुझे पार्टनरशिप फॉर्म से इन इंडिविजुअल या पर्सनल कैपेसिटी मिल रहा है एज अ पार्टनर, वो मेरा इंटरेस्ट है। तो कह रहा आप अपना इंटरेस्ट मतलब, अपना इंटरेस्ट मतलब जो भी आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो, जो आप कमीशन, रेम्युनरेशन, सैलरी, इंटरेस्ट, जो कुछ भी आप रिसीव कर रहे हो, वो आप अपना किसी और को दे सकते
समझ आई? लेकिन कह रहे हैं अब वो तुम जिसको दे रहे हो ना वो पार्टनर नहीं है, he is not going to be a partner. So if he is not a partner, can he take any decisions in the partnership form business? No. Can he inspect the books of accounts? Can he maintain accounts? Can he go and make any transactions in the bank account of the firm? He has no right. It's just that he has right only against me. और मेरी इंटरेस्ट के अंदर, मेरा इंटरेस्ट क्या, जो भी पैसा मैं पार्टनरशिप फॉर्म से ले रही हूँ वो मेरे पास ना जाके उसके बैंक अकाउंट में चल जाएगा बस। दैट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो ये दो क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने आपको बता दिया आना इसमें से ये, पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं, कभी कुछ इजी देने का मन किया तो कुछ भी दे सकते हैं एग्जामिनर तो। बट दो जो टेक्निकल चीजें हैं, एक तो इम्प्लाइड है वो भी हमने करा नहीं है, वो मैंने आपको बताया ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, आता ही आता है, आता ही आता है, मतलब बिना आंखें बंद करके आप सोच ही लोगे ये तो आने ही आना है, ये तो लर्न करना ही करना है। स्मार्ट इनफ जो होगा वो डेफिनेटली अच्छे से इसको पढ़ेगा। और दूसरा मैंने आपको बता दिया ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बाकी आपको फिर भी याद रहेगा। बच्चे रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या है बच्चे? टू कैरी ऑन द बिजनेस whatsoever is written and the scope of their authority, बस यही है, यही है। देखो मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना आता हो बेटे। कह रहे जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज क्या बच्चे? मैं प्रॉफिट मेकिंग हूँ, है ना। पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी नॉन प्रॉफिट मेकिंग, हमने पढ़ा था, है ना। तो मैं क्या चाहती हूँ? प्रॉफिट कमाना चाहती हूँ, क्या सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं, फर्म का प्रॉफिट, ठीक है। टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, सच्चे रहेंगे। टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जब तक तो पार्टनर है उसको, नहीं तो जब उसकी डेथ हो जाती है बच्चे लिगल रिप्रेजेंटेटिव का सारा हक बनता है। वो चीज कह रहे हैं इजी। हाँ, एनालिसिस गिवन है आपको, ऐसे ही सेम गिवन है कि बस ये दो चार लाइनें गिवन है। चलो ठीक है, एग्जाम्पल देखो। In a transaction between partners for the sale and purchase of share in the business, if one of them is better acquainted with the accounts than the other, it is his duty to disclose all the material facts. अब क्या हुआ बच्चे, हम तीन चार पार्टनर्स हैं, मुझे से सपोज स्टॉक मार्केट में नॉलेज है, या चलो स्टॉक मार्केट छोड़ो, मैं जो हूँ मेरे को कपड़े की बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। अब मुझे अगर कपड़े की नॉलेज है, जैस्मिन को से सपोज लॉ की नॉलेज है, धृति को से सपोज आईटी की नॉलेज है, आपको बच्चे सारी मार्केट कंडीशंस की नॉलेज है, तुम लोगों को कंपेटिटर्स की नॉलेज है। अब क्या हुआ, कोई भी एक इंसान आया जिसको अब चाहिए थी आईटी के बारे में कुछ पूछना था, कोई भी ट्रांजैक्शन डिजिटली कैसे होगा हमारी फर्म के साथ, तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल बनता है बच्चे? धृति बनेगी, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट में उसको ज्यादा आईटी एक्सपर्ट है वो। तो कह रहे हैं अगर सारे पार्टनर्स बैठे हैं और किसी एक को पर्टिकुलर नॉलेज ज्यादा किसी एक फील्ड में है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो बाकी पार्टनर्स के बेसिस पे वो एक्ट। हम ऐसे कहते हैं ना, देखो जी इनको ज्यादा अच्छी नॉलेज है, आप इनसे पूछ लो। यस, करते हैं ना बेटे। तो वही बात कह रहे अगर किसी एक पार्टनर को ज्यादा अच्छी नॉलेज है ना किसी चीज की, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो वहां पे चार्ज ले और पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट करे। इजी। ड्यूटी ऑफ इंडेमनिटी फॉर लॉस, क्या कह रहे हैं? इंडेमनिफाई मैंने बताया था क्या होता है बच्चा, इंडेमनिटी क्या होता है बोलो, कौन बोल रहे हैं? पहले बच्चे मैं इंडेमनिफाई का मतलब पूछ रही हूँ, मेक गुड द लॉस, क्या लिखोगे? लिखो मेक गुड द लॉस। क्या बोल रहे वैभव, ये मेक गुड द लॉस क्या बोल रही है? मैं पागल हूँ? बताओ बच्चा, क्या मतलब है मेक गुड द लॉस? क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है, पानी पीना है। मेक गुड द लॉस मतलब जिस पोजीशन में लॉस से पहले मैं थी ना, उसी पोजीशन में डाल देना, ठीक है। जैसे इंडेमनिफाई मीन्स कि जिस पोजीशन में आप लॉस से पहले थे ना,
उसी पोजीशन में आपको आफ्टर लॉस डाल देना है। जैसे एग्जांपल है, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, उनका काम होता है इंडेमनीफाई करना। हम मैंने क्या किया, मैंने अपने पूरे के पूरे स्टॉक को क्या कर लिया बच्चे, इंश्योर करा, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लिया, पूरी की पूरी क्या कर लिया बच्चे, मैंने इंश्योरेंस ले ली गुड्स की। वो जो गुड्स थी उसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए, और मैंने पूरा कवर लिया था, 100% कवर। से सपोज आग लग जाए, अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, कुछ भी, और सारा का सारा जो है माल 10 लाख का खराब हो जाए, तो बच्चे कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इंडेमनीफाई करेगी। क्या मुझे सेल प्राइस देगी उन गुड्स का, कि मुझे कॉस्ट प्राइस देगी, बताओ। तो वो क्या है, इंडेमनीफाई। ना मैं प्रॉफिट में होनी चाहिए, ना मैं लॉस में होनी चाहिए इस सिचुएशन के बाद। दैट इज इंडेमनीफाई। Indemnifying means making good the loss. That means whatever the loss has, मतलब put a person into such a situation that he is not in the loss position. Neither is he in a profit position. No profit, no loss position में डालो। ठीक है बेटा। तो अब कह रहे हैं ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बाय लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अब कह रहे हैं किसी एक पार्टनर ने, ये बहुत सारे पार्टनर से, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है, 6 पार्टनर से। उसमें से बच्चे इसने, सी ने जो है ना लॉस कर दिया, सी ने क्या कर दिया बच्चे, फ्रॉड कर दिया, सॉरी, ठीक है, फ्रॉड कर दिया। तो कह रहे हैं अगर इसने फ्रॉड किया और लॉस हुआ फर्म को, तो कौन लॉस बियर करेगा, अकेला सी अकेला बियर करेगा। क्या किसी और की गलती थी इसमें? लेकिन अगर किसी और की गलती है तो वो भी बियर करेगा। समझ आई? एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm. एनालिसिस बोला है कि अगर आपने लॉस किया, द फर्म मस्ट मेक द गुड, सॉरी, मस्ट मेक गुड द लॉस सस्टेन्ड बाय द फर्म। मतलब फर्म को जो लॉस हुआ बिकॉज ऑफ द पार्टनर्स मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट मतलब गलत हरकतें, ठीक है, एंड द अमाउंट्स ब्रॉट इन द पार्टनरशिप शुड बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। देखो लॉस किसको हुआ, फर्म को हुआ ना। अब फर्म के अंदर तो पार्टनर्स ही हैं ये 6, उसमें से एक की गलती हुई तो लॉस बाकी सबने बियर किया ना। समझ रहे हो? तो कह रहे हैं ये जो है पैसे लाएगा और वो इक्वली सबके अंदर डिवाइड होगा, ऐसा माना जाएगा कि लॉस तो किसी को हुआ ही नहीं। इजी ना? नहीं आ रहा मुझे पक्का। एग्जाम्पल, नहीं एग्जाम्पल है इसका, एन एक्ट ऑफ द पार्टनर इम्प्यूटेड टू द फर्म, imputable to the firm or the principles of agency which is fraud on his co-partners, entitled to co-partners as between themselves to throw the whole of the consequence upon him। कह रहे हैं कि अगर अगर कोई भी लॉस फर्म को हुआ, इम्प्यूटेबल फर्म मतलब कि फर्म को लॉस बियर करना पड़ गया, तो क्या होगा, बाकी के जो पार्टनर्स है ए बी डी ई एंड एफ क्या करेंगे, वो सारा का सारा लॉस किसके ऊपर छोड़ देंगे, थ्रो कर देंगे सी के ऊपर, जो कि कौन बियर करेगा, सी करेगा इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, एंड फर्म को रीइंबर्स कर, इंडेमनीफाई करेगा। क्लियर? डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अब कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं बच्चे, हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं जिसमें हम बोलते हैं धृति ये करेगी, अंशिका ये करेगी, जैस्मिन ये करेगी, वैभव ये करेगा और मोहित वो करेगा, राइट। हमने ये सारी राइट्स एंड ड्यूटीज जो है बच्चे डिफाइन और डिवाइड कर लिए होती, ठीक है बच्चा। तो कह रहे हैं कि जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज है वो कैसे करेंगे, बाय अग्रीमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। Subject to the provisions of this act, the mutual rights and duties of the parties by a firm may be determined by a contract between the partners, and such contract may be expressed or may be implied with the course of the dealing। ठीक है ना? वैभव, या तो एक्सप्रेस होगा या इम्प्लाइड होगा, आप अपने आप में डिस्कस कर लो ना। तो एक्सप्रेस, ये इसको बोलते हैं, ये करे जा रहा है बस, स्टार्टिंग से कोई परचेजेस करे जा रहे हैं, तुमने ना, किसी ने रोका इसको और तुम तुम्हें पता है कि यही करके लाएगा, तो वो इम्प्लाइड है बाय द कंडक्ट ऑफ हिज एक्शंस। ठीक है, कह रहे such contract may be varied by the consent of all the partners and such consent must be expressed or implied by course of dealings। कह रहे चेंज भी कर सकते हो आप, कंडक्ट को चेंज भी किया जा सकता है, जो हमने राइट्स एंड ड्यूटीज बनाई है, या तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से, या क्या हुआ एक बारी के लिए ये नहीं गया और अंशिका ने चार्ज ले लिया और ये मार्केट में जाके गुड्स एंड सर्विसेज
जो है सेल करने लग गई। समझ गए ना? अब ये नहीं कर रहा और अंशिका जाके मार्केट में करने लग गई है बच्चा, तो क्या होगा? कोर्स ऑफ डीलिंग हो गया ना, कि ये रुक गया और अंशिका करने लग गई। इम्प्लाइड agreement in restraint of trade, notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act, such contracts may provide the partner shall not carry on any business other than that of the firm when he is a partner। ये आप बच्चों को थोड़ा कम समझ आएगा, लेकिन जिन्होंने मेरे साथ पढ़ रखा है, मैं अभी आप सबको भी समझा रही हूँ ध्यान से। बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक एक्ट है जो कि आप लोगों ने भी मेरे साथ नहीं की, लेकिन इन सब ने की है। उसका एक सेक्शन 27 है। कौन सा है? सेक्शन 27 कहता है एनी अग्रीमेंट, क्या बोलता है? एनी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। रिस्ट्रेंट मतलब जहां पे आप रोक रहे हो किसी इंसान को काम धंधा करने से, विच इज लॉफुल, विच इज लॉफुल लीगल बिजनेस है, उसके लिए आप किसी इंसान को रोक रहे हो कि तुम काम मत करो। कह रहे क्या है? वॉइड है। क्या है? मतलब आप रोक नहीं सकते, उसका कोई लीगल वजूद नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है? उसमें से एक एक्सेप्शन अभी बता रही हूँ, वो है किसकी? पार्टनरशिप। किसकी है? कहते एज लॉन्ग एज यू आर अ पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है, और बाकी सारे पार्टनर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि आप कोई भी कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर रहे अगर आपने पार्टनरशिप छोड़ दी है। मैं रिटायर हो गई, मैं रिटायर होगी, लेकिन उस क्लॉज में लिखा था इवन आफ्टर माय रिटायरमेंट मैं कोई भी कंपेटिटिव बिजनेस नहीं करने। एग्जाम्पल लो, मैं से सपोज आज पार्टनरशिप कर लेती हूँ पुनीत सर के साथ पढ़ाने की। अब क्या हुआ, जब पार्टनरशिप में हम साइन कर रही थी मैं, तो सर ने मेरे पास एक क्लॉज लिख दिया कि वृत्ति तुम मेरे कंपटीशन में ही नहीं खड़ी होगी अगले 3 साल 5 साल। इट शुड बी व्हाट? रीजनेबल एंड विद इन रीजनेबल लिमिट्स कि 10 सेक्टर 11 15 और 14 में तुम नहीं काम कर सकते। फेयर है ना? 20 सेक्टर खोलू कोई दिक्कत नहीं, चंडीगढ़ खोलू कोई दिक्कत नहीं, अम्बाला खोलू, कहीं पे भी खोलू, इंडिया में नहीं मना कर सकते, बट रीजनेबल लिमिट्स में मना कर सकते हैं, रीजनेबल टाइम पीरियड में मना कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके साथ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 3 साल तक मैं 10 सेक्टर 15 सेक्टर 14 सेक्टर और एडजॉइनिंग जो भी 10 किलोमीटर के रेडियस में जगह है ना, उधर मैं अपना इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकती। फेयर? कह रहे वो अलाउड है अगर आपने ऐसा कोई अग्रीमेंट किया था ड्यूरिंग द टर्म ऑफ योर पार्टनरशिप विद अदर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दूसरा क्या होता है बच्चे, इम्प्लाइड ही है कि अगर आप पार्टनर हो, मैं अभी आप सबके साथ पार्टनर हूं और मैं तुम्हारे साथ ही इंफॉर्मेशन निकाल के अपना बिजनेस एक खोल दूं, साइड बिजनेस जो कि सेम कंपीटिंग लाइंस पे, तो क्या वो ठीक है? नहीं है ना? तो कह रहे ऐसा भी नहीं कर सकते आपके वाइल यू आर इन द पार्टनरशिप, वाइल यू आर इन द पार्टनरशिप, अभी मैं रिटायर नहीं हुई हूँ, आई एम स्टिल अ पार्टनर। Am I allowed to open a competing business of that of a partnership? No, I cannot। तो ये दो चीजें अलाउड है, तो ये बोल रहे देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27। मैंने आपको बता दिया सेक्शन 27 क्या कहता है, ठीक है। Such contracts may provide that any partner shall not carry on the business other than that of the firm while he is a partner। तो कह रहे हैं कि आपने अगर सेक्शन 27 में, सॉरी 27 में जो बोला हुआ है वो तो अलाउड है, लेकिन उसके बाहर अगर तुम ये कहते हो ना कि मैं आपको मना कर रही हूँ बिजनेस करने के लिए, तो कह रहे ठीक है नहीं कर सकते। देखो, such contracts may provide that the partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner। यही बात मैंने आपको बताई ना कि मैं अभी पार्टनर हूं, क्या हूं? मैं अभी पार्टनर हूं और मैं क्या कर रही हूँ, कंपीटिंग बिजनेस खोल के तुम्हारे बिल्कुल साथ में ही खड़ी हो गई। अभी मैंने पार्टनरशिप छोड़ी नहीं है और मैं अभी के अभी ये कंपटीशन में तुम लोगों के साथ खड़ी होगी। कह रहे नॉट फेयर, नॉट अलाउड। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, है आ जाओ। Section 11(2) clearly provides that with notwithstanding anything in contained in 27 on the Indian Contract Act, contract between the partners may not, वो यार सेम लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, ये है आपके एक्सप्लेनेशन।
सेम ही है, वैसे भी मैंने आपको समझा दिया। पार्टनरशिप इन रिलेशन eminently depending on the consent of the parties, not only for its existence but for the terms of agreement in all things consistent within। कुछ नहीं है बच्चे, ये भी है लास्ट पैराग्राफ, ये वाला है। चलो सुनो फिर। Partnership in relation eminently depending on the consent of parties, not only for existence but for the terms of agreement in all things consistent with the essential nature of the purpose। क्या कह रहे हैं कि जो कंसेंट है सारे पार्टनर्स का, वो सिर्फ बिजनेस के चलते हुए नहीं है, लेकिन जो भी बिजनेस से जुड़ी हुई बातें हैं, बिजनेस से जुड़े हुए जो भी अग्रीमेंट्स है, उसको लेके भी है। देखो यही बोल रहे हैं, पार्टनरशिप इन रिलेशन एमिनेंटली डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट, जो कि किसके ऊपर डिपेंड है, कह रहे पार्टनरशिप बिजनेस कंसेंट के ऊपर तो डिपेंडेंट है ना, अग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के ऊपर के बीच में। कह रहे सिर्फ एग्जिस्टेंस मतलब बिजनेस चलाने के लिए ही नहीं, बट अग्रीमेंट सारी चीजों में चाहिए जो कि बिजनेस के पर्पस से रिलेटेड है। इजी ना। And an agreement to become partner in that first instance or to vary the terms at any time need not be manifested in any particular form। कह रहे हैं कि तुम अपनी मर्जी से मैनिफेस्ट कर लो, तुम अपना दिमाग बना लो और तुम बिना अग्रीमेंट के ही कोई चीज कहो कि मैंने ऐसे करनी है या चले तुम्हारे हिसाब से विदाउट एन अग्रीमेंट, क्या वो होगा? भाई सुन तो लेकिन कि क्या हो रहा है, मैं अब तू बैठे है पार्टनरशिप कुछ चल रही है, तू अपना दिमाग बना ले कि मैं अपने हिसाब से, मैं चौधरी हूं, मैं सारा कुछ करूंगा। अग्रीमेंट हुआ नहीं और अपनी मर्जी से तू कुछ भी करने लग जाए, अपनी चलाने लग जाए, तेरे को क्या लगता है सारे मान जाएंगे? और अगर चल इनको पता नहीं भी चला, कभी तो पता चलेगा, लड़ाई होगी, वो बात कर रहे। मैनिफेस्टेशन इज कि आप अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हो एंड देन यू ब्रिंगिंग इट इनटू रियलिटी, ट्राइंग टू ब्रिंग इट इनटू रियलिटी। तो कह रहे दिस वोंट हैपन हियर ना, समझ रहे हो मेरी बात? वो कह रहे तो अग्रीमेंट तो होना जरूरी है, और टू वेरी द टर्म्स, क्या आप चेंज कर रहे हो अपनी मर्जी से ही, अपनी मैनिफेस्टेशन से, दैट इज नॉट। ठीक है। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये आज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है। The conduct of the business, section 12, subject to the contract between the partners, every partner has right to take part in the conduct of the business। Yes। क्या किसी पार्टनर को आप मना कर सकते हो कि तू काम मत कर आके बिजनेस में? किसी को भी, नॉट इवन स्लीपिंग पार्टनर को मना नहीं कर सकते, नहीं मना कर सकते ना। वो आके कोई भी काम कर सकता है, बुक्स इंस्पेक्ट कर सकता है, आके मैनेजमेंट में बैठ सकता है, डिसीजन सुन सकता है, दे सकता है, कर सकता है ना, कर सकता है। Every partner is bound to attend diligently to his duties in the conduct of the business। अब जिसको जो ड्यूटी दे दी उसको वो करनी भी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करनी पड़ेगी। यस बेटे। तो देखो एक तो क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में आप पार्टिसिपेट करो बच्चे, ये लाइन बाय लाइन लर्न होना चाहिए। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ड्यूटीज डिलीजेंटली, आप ड्यूटीज जो अपनी पूरी की पूरी निभाओगे। Any difference arising as to ordinary matters connected with the business may be decided by majority of the partners, and every partner shall have a right to express his opinion before the matter is decided, but no change may be made in nature of the business without the consent of all the partners। क्या कह रहे हैं ध्यान, कह रहे हैं कि मेजोरिटी से आप क्या कर सकते हो, कोई भी मैटर को सुलझा सकते हो। कोई मैटर अराइज हुआ जिसमें आपको डिसीजंस लेने, तो हम कैसे करते हैं, वोटिंग। और वोटिंग कैसी होगी, जो भी मेजोरिटी होगी उसको उसको यस करते हैं ना, मेजोरिटी। ठीक है। और दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं कि आप ये तो कर सकते हो, लेकिन नेचर ऑफ द बिजनेस क्या विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चेंज हो सकता है? अभी मैं गवर्नमेंट कह रही हूँ, गारमेंट बिजनेस में हूं और कल को मैं रियल एस्टेट में अपनी मर्जी से बिजनेस को मोड़ सकती हूँ, सबका कंसेंट चाहिए, मेजोरिटी। ठीक है। उसके बाद एंड every partner has a right to have access to and inspect copies of any books of account, access and inspect books of account। ठीक है। in the event of death of the partner, his heir or legal representatives are duly agents and have the right to access। तो इस केस में क्या करोगे आप,
लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब क्या करो, आप ऐसे से एब्रिविएशंस लिख लो, CDMC, बुक्स ऑफ अकाउंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। C is for conduct of business, D is duties, M is your majority, C is consent, books of accounts चेक करना अलाउड है, एंड देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को आप मना नहीं कर सकते। ध्यान दो, क्या नहीं बेटे, सो दैट यू डोंट फॉरगेट बच्चा, ठीक है, बिकॉज ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई टोल्ड यू, ये जो इंपॉर्टेंट लिखवा रही हूँ ना, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि पैटर्न चलता आ रहा है ना, जो क्या आने ही है क्वेश्चन, वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज यूजुअली आस्क्ड। एक कंप्लाइड विद ड्यूटीज मैंने आपको बता दिया, कंडक्ट ऑफ बिजनेस मन होता है ना इनका 3-4 नंबर में डाल देते हैं। ठीक है, मतलब हर एक आधे टाइम में दिखता ही है, अगर इनके टाइम में नहीं आया आपके में आ जाएगा, ऐसा होगा। क्या, तो क्या क्या है बच्चे, सबसे पहले सी से हमने क्या पढ़ा है बताओ, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, वेरी गुड। फिर हमने डी से क्या पढ़ा, ड्यूटीज आपको माननी पड़ेंगी। फिर हमने एम मेजोरिटी, एंड सी कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। फिर बच्चे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है सबको अलाउड है, इंस्पेक्ट कर सकते हो, कॉपी ले सकते हो, चेक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट्स ले सकते हो। फिर लास्ट क्या है, लीगल लेयर जो है या रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, इन द इवेंट ऑफ डेथ सारे का सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओगे और जो भी उसका हिस्सा है वो दोगे। देखो, इन द इवेंट ऑफ डेथ इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट्स, मतलब उनके पास पूरी राइट है कि वो एक्सेस करे और इंस्पेक्ट करे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसी का ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आगे ये कंटिन्यूशन। तो ऐसे करो, फटाफट अपने रजिस्टर्स उठाओ और ये मेरे को लिख के दिखाओ एक एक वर्ड क्या है, जल्दी करो। तुम भी बच्चे, अलीशा एंड हर्षित, जल्दी करो और ये मेरे को लिख के दिखाओ। कंडक्ट ऑफ बिजनेस सेक्शन 12 है, और ये हमारे पास 5 पॉइंट्स है, कौन से पॉइंट्स है, 2 मिनट देख लो, 2 मिनट देख लो और फटाफट अपने देखो सच्चाई से लिख देना। हो गया धृति? पहला बच्चे कंडक्ट ऑफ बिजनेस नहीं है, आपने कॉन्ट्रैक्ट ही लिखा है, आपने तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ही लिखा है ना आपने तो। देखो देखो तुमसे नहीं याद, ये मेन पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइजेस की आपको बस याद रहे और कुछ नहीं। एनालिसिस है बच्चे सेक्शन 12 का, दिखा रहा है।
ऐसे करो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर लो, ठीक है मेरे साथ। एक तो मैंने आपको बताया कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, स्टार मार्क कर लिया बेटे। आप दोनों भी सुन रहे हो ना बच्चे, हर्षित एंड अलीशा? ठीक है। यस मैम। यस मैम। कंडक्ट ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट है। फिर पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय पार्टनर्स, सेक्शन 16 है, पेज नंबर 4.29। बच्चे इसके ऊपर केस स्टडी यूजुअली बन जाती है, ठीक है। यूजुअली इसके ऊपर केस स्टडी बच्चे मैंने आपको बताया बन जाती है। दिस इज पेज नंबर 4.31। इसमें रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टीज, इसमें इम्प्लाइड अथॉरिटी, एटीएफ है बच्चा, मैंने बताया ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉइंट नंबर 4, पेज नंबर 4.33, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपका एक केस स्टडी इसमें से बनती है, दैट इज इमरजेंसी में पार्टनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। फिर एडमिशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बाकी ठीक है, आने को कुछ भी आ सकता है। अब पेज नंबर 4.36, 2.9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट, ठीक है, सेक्शन नंबर 29। माइनर तो है ही है, देखो इंपॉर्टेंट हर जगह, वो तो कहीं से भी आ जाता है, और उसकी वही दो चार वही बातें हैं, कोई डिफरेंट है नहीं। बाकी आपको ऐसे ही फटाफट हो जाएगा, कोई खास इतना मजेदार नहीं है। एक बच्चे इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, रुको मैं बता रही हूँ, पेज नंबर 4.44, रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म। इसके ऊपर एक बार ही मैंने एक आधा क्वेश्चन देखा हुआ है छोटा सा, ठीक है। रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन द फर्म, सेक्शन 38। फिर नेक्स्ट उसमें आ जाओ, थर्ड में, यूनिट नंबर 3, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। क्या है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिखो। पेज नंबर है 4.58, स्टार मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, जो भी करने कर लो, ठीक है बच्चे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, तो इसका क्वेश्चन ना सिर्फ ये नहीं बनता व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आगे कहेंगे कि ये बताओ कि क्या राइट्स हैं जो आपकी अनअफेक्टेड रहती है ड्यू टू नॉन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो राइट्स और वो है, ये देखो एक्सेप्शंस लिखे नीचे, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म डज नॉट हाउएवर अफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स। तो मतलब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बच्चे आपने पूरे पॉइंट नंबर 5 तक पूरा लिखना है, ठीक है। फिर डिसोल्यूशन, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, नॉट वेरी फेमस बट यस कैन बी आस्क्ड, एक आधी बार आया हुआ है क्वेश्चन। बाकी मतलब देखो बेसिक बेसिक सही है, ठीक है, लेकिन ये जो मैंने अब आपको मार्क करा दिए, ये तो मतलब आते ही हैं, रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं ये, जो पेपर में मतलब हर बारी देखे ही जाते हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है जो समझने के लिए भी, ठीक है। ये लो, आओ बच्चा, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 12। हाँ जी मोहित लिखा है बेटे, कौन चेक कराएगा, लिया यार दियो, उसे पूरा ही लिख दिया, वेरी गुड।